स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में यूनिट 2 समकालीन भारत 2 यानी भूगोल की चर्चा करेंगे। और इसके पहले यूनिट फर्स्ट भारत और समकालीन विश्व यानी इतिहास की चर्चा हम कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके इस पर देख लीजिएगा। और आज जो हम भी करने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान का पेपर 2 खंडों में बटा रहेगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो OMR पे करने होंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ आपको कराने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय होता है? लोहा, पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी पशुधन। तो देखिए इसमें जो है पहला उत्तर है ये पवन ऊर्जा। हम फटाफट करते जाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। दूसरा है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु तथा मनुष्य। तो अचक्रीय जो संसाधन है ये जीवाश्म ईंधन है, ये 2 का ए सही हो जाएगा। तीसरा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये है नवीकरण योग्य, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है जैव, चौथा है अनवीकरणीय योग्य। तो इसमें जो है ये बी वाला सही हो जाएगा, प्रवाह। अब चौथा क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये पुनः पूर्ति योग्य, बी है अजैव, सी है मानव विकृति और डी है अचक्रीय। तो देखिए चौथा का जो उत्तर होगा ये पुनः पूर्ति योग्य, ये वाला निशान लगा देंगे। पांचवा है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की, पर्वतीय मिट्टी की, लैटेराइट मिट्टी। तो देखिए चाय की खेती के लिए जो मिट्टी है ये लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। पांचवा का डी पर निशान लगा देंगे। छठवां क्वेश्चन है कि भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल 43%, 30%, 27%, 46%। तो इसमें डी वाला सही है, 46%। फटाफट हम करते हैं। तो सातवां है जलोढ़ मिट्टी को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? बांगर और खादर। नंबर बी उपजाऊ और अनुपजाऊ, सी है काली और पीली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सातवां उत्तर है बांबर और खादर, ए पर निशान लगा देंगे। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो संभावित संसाधन जो है पवन ऊर्जा है, सी पर निशान लगा देंगे। 9 का है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली या रेगुलर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये पर निशान लगा देंगे। 10वां है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी। अगला है 11वां, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास, चूना, फास्फोरस, ये सभी। तो इसमें चूना पाई जाती है, बी पे निशान लगा देंगे। और 12वां क्वेश्चन है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन पवन है, हिमनद, जल, ये सभी। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन जो होता है सभी से होता है, पवन से, जल से, हिमनद से, सभी पर। तो डी पर निशान लगा देंगे। इस तरह से जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन कि ये निम्नलिखित में से 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो ये गुजरात में पाई जाती है, गुजरात पर निशान लगा देंगे। 14 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो ये वाला 14 के ए, ये चट्टानें हैं। 15वां क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? खनन प्रक्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुपालन। तो देखिए भूमि जो निम्नीकरण का प्रमुख कारण है वो अत्यधिक सिंचाई है। 15 का सी, लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी जो पाई जाती है मालवा प्रदेश में पाई जाती है। और 17वां है भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, सौर ऊर्जा संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक जो है प्राकृतिक संसाधन है, ये पर निशान लगा देंगे। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सीमेंट। तो ये जो मिट्टी का प्रकार ये सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो हम डी पर निशान लगा देंगे। 19 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह,
भूमि, खनिज संसाधन, ये खनिज साधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, डी पर निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो जलोढ़ मिट्टी है कि लाल मिट्टी है कि काली मिट्टी है कि लेटेराइट मिट्टी है? तो जो 20वां का उत्तर है ये काली मिट्टी, तो सी पर निशान लगा देंगे। और इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला सवाल जो है, अगला सवाल फिर इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात एवं प्रजातियों के ह्रास का सही कारण नहीं है? ये कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजना, पशु चारण व ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण। तो देखिए सी वाला सही है, सी पर हम निशान लगा देंगे, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसमें जो दूसरे का सही है बीज बचाओ आंदोलन, ये इस पर निशान लगा देंगे, बी वाला सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है ये निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है? एशियाई चीता, निकोबारी कबूतर, एशियाई हाथी, काला हिरण। तो इसमें जो लुप्त है एशियाई चीता, ये विलुप्त हो चुके हैं, ये 3 का ए सही हो जाएगा। चौथा, भारत में संकटग्रस्त पादप जातियों में सम्मिलित है। संकटग्रस्त पादप जातियों में कौन सा है? आम है, सागौन है, शीशम, ये सब तो हैं। ये चंदन जो है संकटग्रस्त जाति में है, हम डी पर निशान लगा देंगे। पांचवा है जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है अभ्यावरण, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल कोष, चिड़ियाघर। तो इसमें जो है ये वाला सही हो जाएगा, पांचवा के अभ्यावरण। हम फटाफट करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये है असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो हम डी पर निशान लगा देंगे, ये उत्तराखंड हो जाएगा। सातवां है भारत के किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं? वह है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हम निशान लगा देंगे। अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में पूछे गए हैं। मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो वन संरक्षण, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। 9वां है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 10वां क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा कि स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग खेती, आदिम कृषि, मिल्पा कृषि, टालवा कृषि। तो ये किसके नाम से जाना जाता है? ये झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। और 11वां क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो विनोबा भावे नाम आता है, 11 का सी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972, 1974 और 1976 कि 1980। तो ये जो लागू किए गए 1972 में लागू किए गए, हम ए पर निशान लगा देंगे। 13वां क्वेश्चन है रसिका बार रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान कि गुजरात। तो सरिस्का मतलब राजस्थान, तो ये राजस्थान पर निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद जो है अगला पाठ आता है, अगले पाठ का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन से क्वेश्चन है कि ये बांधों को गैप है भी कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल भंडारण। तो इसमें जो इसका जो स्रोत है ये बहुउद्देशीय परियोजना भरा जाएगा, इसमें एक वाले में बहुउद्देशीय परियोजना हम भर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति स्रोत है? तो सतही अपवाह, भौम जल, ए एवं बी महासागर। तो सतही अपवाह और भौम जल यही दोनों है, इसका मतलब सी होगा, हम सी पर निशान लगा देंगे। और फिर उसके बाद धरातल पर जल की कमी का कारण क्या है? धरातल पर जल की कमी का कारण अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण
उपयुक्त सभी। तो धरातल पर जल की जो कमी है वो तीनों कारण होता है: अतिशोषण, अत्यधिक प्रभाव, समाज में विभिन्न वर्गों में असमान वितरण। तो इसका मतलब डी वाला सही, उपयुक्त सभी। चौथा सवाल है, सतलज ब्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड परियोजना, भागड़ा बंगाल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, चंबल परियोजना। तो हम बी पर निशान लगा देंगे, ये भागड़ नंगल परियोजना, ये वाला चौथा का बी सही हो जाएगा। पांचवा है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना, सलाल परियोजना, मैट्रूर परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो हम पांचवा का डी का निशान लगा देंगे, हीराकुंड। फटाफट करते हैं, टाइम नहीं, वीडियो लंबी हो रही है। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। छठवां है, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण है। गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर और घाघरा नहर, महानदी परियोजना। तो इसमें जो है इंदिरा गांधी नगर, ये छठवें का भी सही हो जाएगा। सातवां है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण सांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। तो ये तमिलनाडु में कर दिया गया है, सातवां सही हो जाएगा। आठवां है, बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है, कौन सा है? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, ये सभी, मतलब तीनों सही है। तो हम डी पर निशान लगा देंगे, डी पर निशान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, नौवां है कि सतलज बांध किस नदी पर, सतलज नाज किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलज और कृष्णा। तो बी पर निशान लगा देंगे, चिनाब। 10वां है, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा। तो डी पर निशान लगा देंगे, ओडिशा। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, सतलज नदी। तो ये इसमें सी हो जाएगा, 11वां का सी, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। 12वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे बनी है? गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। तो 12वां का डी सही है, भागीरथी। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए, ये नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, लूनी। तो 13वां का ये भी सही है, कावेरी में। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए 14, महाराणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो जल विद्युत से, महाराणा प्रताप सागर बांध ये जल विद्युत से संबंधित है। अगला पार्ट है कृषि से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल कि असम। तो इसमें पहला जो उत्तर होगा डी, असम पर निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। तो गन्ना जो है रोपड़ फसल मानी जाती है, तो सी पर निशान लगा देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? तो देखिए 8वें, 7वें, 6ठें और 5वें। तो 7वें में हुआ था, डी पर निशान लगा देंगे, बी पर निशान लगा देंगे। अगला है, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो होता है सीढ़ीदार खेती की जाती है, हम डी पर निशान लगा देंगे। 5वां है, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो ये जो फलीदार जो फसल है ये दाल की मानी जाती है, हम ए पे निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गेहूं। ये जो गेहूं है रोपड़ फसल नहीं मानी जाती है, डी पर निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद 7वां है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। ये दलहन, ये भारत का विश्व में ये प्रथम स्थान है दलहन का, हम डी पर निशान लगा देंगे। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? इंपॉर्टेंट 2020 में पूछे गए हैं। चना, धान, कपास, ए एवं सी दोनों। तो चना जो है खरीफ फसल मानी जाती है। और फिर 9वां है, करनत दहन कृषि, मतलब झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो मिजोरम में जो होता है झूम खेती होती है, डी पर निशान लगा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
10वां है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, ये सभी। तो रेशेदार जो फसल है सब हैं, कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम। इस तरह से हम डीप निशान लगा दें कि ये सभी। 11वां है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, दालें, फिर मोटे अनाज, फिर उसके बाद कपास। तो देखिए इसमें जो रबी की फसल मानी जाती है वो दाल मानी जाती है, मेरे ख्याल से दाल है, हाँ दाल मानी जाती है, कन्फ्यूजन थोड़ा है, दाल सही है, तो दाल पर निशान लगा लेंगे। फिर 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट, काफ़ी, जौ, रबड़, तो जौ पर निशान लगा देंगे। फिर इस तरह से अगला क्वेश्चन जो है ये 13वां क्वेश्चन है कि 13वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो चना, मूंगफली, ज्वार और मूंग, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। हम ज्वार वाले पर निशान ये लगा देंगे। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, बाजरा, गेहूं, मक्का, तो ये गेहूं जो है ये रबी फसल है, सी पर निशान लगा देंगे। अगला पार्ट है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बेरियम, कोयला, जिरकॉन और यूरेनियम। तो ये कोयला जो है ये जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं, ये बी पे निशान लगा देंगे। दूसरा है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा मतलब सी पर निशान लगा देंगे। तीसरा है कि एंथ्रेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइड का जो संबंध होता है ये तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला, तो एंथ्रेसाइड का संबंध कोयले से है, डी। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट का सामान, तो हम सीमेंट पर निशान लगा देंगे, चौथा का ए सही हो जाएगा। 5वां है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, वन, ये पवन ऊर्जा, जल, वन ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ये पूछा नहीं है, तो हम सी पर निशान लगा देंगे। अगला है 6वां है झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बी पर निशान लगा देंगे। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, हम ए पर निशान लगा देंगे। और 8वां क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तो ये तमिलनाडु में है, ये भी सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? तो कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, ये सब जो परंपरागत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, ये सौर ऊर्जा गैर परंपरागत, इसको हम सी पर निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद अगला जो है 10वां क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, अभ्रक है कि लौह अयस्क है, तांबा है, सोना है, तो ये अभ्रक है, ये ए पे निशान लगा देंगे। 11वां क्वेश्चन है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानें निर्मित हैं, किससे हैं? भूप्रपट्टी से, वायुमंडल से, जलमंडल से, अंतरिक्ष से। तो जो खनिजों के योग से बनी चट्टानें निर्मित हैं वो भूप्रपट्टी से है, ए पे निशान लगा देंगे। 12वां है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला, नमक, तो ये लौह अयस्क बी वाला सही हो जाएगा, 12वां का बी। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये मैग्नीज का किया जाता है, डायरेक्ट हम करें मैग्नीज, निशान लगा लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा, तो हम लौह अयस्क का निशान लगा लेते हैं। लौह अयस्क क्या है? ये आधारभूत खनिज, आधारभूत। और 15वां है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं 2022 में। सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ये जो कोयला है ये परंपरागत, ये कोयला जो है ये परंपरागत स्रोत है, ये तो हम बी पे जो है ये निशान लगा लेते हैं।
अगला है कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा प्रसिद्ध जो है ये कोयला के लिए है, कोयला निशान लगा देंगे। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट का संबंध जो है लौह अयस्क के है, तांबा, बॉक्साइट, सोना ये सब नहीं, ये लौह अयस्क से ये निशान लगा देंगे। हेमेटाइट लौह अयस्क के संबंधित है, डी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से अब अगला जो है ये विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग जो है आपके कोर्स में नहीं है। अब अगला जो लेसन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीवन रेखाएं में जो है पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन कि वायु परिवहन? तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? तो ये सड़क परिवहन माना जाता है, ये बी वाला, बी पे निशान लगा देंगे। फिर है दूसरा, भारत में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में कि 1953 में कि 1960 में कि 1988 में? तो ये जो किए गए हैं 1953 में किए गए, 1953 पे हम निशान लगा देंगे, 1953। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग संबंधित है सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से? तो ये जो है ये सड़क परिवहन से कि जल परिवहन से कि रेल परिवहन से कि वायु परिवहन से? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम आगे बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था 1960 में, 1970 में, 1980 में और 1990 में। तो ये जो 1960 में किए गए ये पे निशान लगा देंगे। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी ग्वालियर से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता और सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा हैदराबाद। तो ये सी है, 5 का सी। छठवां है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई ये 1853 में चलाई गई, ये पे निशान लगा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो इसमें जो है मुंबई से ठाणे, ये इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, बी पे सही हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में? तो ये मुंबई में स्थित है, 8वां का सी हो जाएगा। 9वां है निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय का, खाद्यान्न का, जूट सामान का, कच्चा पेट्रोलियम का? तो ये कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है भारत, ये डी पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम? इंपॉर्टेंट 2020 में पूछे गए हैं ये विशाखापट्टनम, इस पर निशान लगा लेंगे। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य और दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। तो जो विदेशी व्यापार होता है दो देशों के मध्य होता है, ये पे निशान लगा देंगे। और इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो 2 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता? किसका नहीं करता? कॉफ़ी का, तंबाकू का, चाय का, उर्वरक का? तो उर्वरक का नहीं करता है, ये बी पर निशान लगा देंगे। 13वां है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय? तो आंतरिक व्यापार, सी पर निशान लगा देंगे। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन? तो वायु परिवहन पर निशान हम लगा देंगे। फिर ये क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन जो रह गया था जो कन्फ्यूजन वाला है कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि ये स्वर्णिम, यही वाला रह गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग संबंधित है। तो किससे है? ये सड़क परिवहन से है, तो इस पर आप निशान लगा लीजिएगा, सड़क परिवहन से। तो इस तरह से हमने लगभग 100 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। और इसको जो है आप अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। कल या परसों 2 दिन में
हम इसका एक महा मैराथन क्लास लेके आएंगे जो लगभग 1 से 1.5 घंटे की होगी। उसको आप पढ़ लेंगे तो 20 नंबर आपका पक्का रहेगा। और उसी के साथ जो दीर्घ प्रश्न है और विस्तृत प्रश्न है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके साथ क्लास बंद होती है। थैंक यू।